हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। सो आज के लिए यानी 30 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 30th मार्च 2026। सो आज क्या हुआ? आज भी बाज़ार की भरपूर धुलाई हुई, पिटाई हुई। निफ्टी की बात करें तो वो 488 पॉइंट्स गिरकर 22,331 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 488 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 22,331। एंड वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1999 पॉइंट्स गिरकर या लगभग 2000 पॉइंट्स गिरकर 50,275 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 1999 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 50,275। सो बाज़ार जो है वो तय था कि गिर के ही खुलेगा। सो ऐसा क्यों था? क्योंकि फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स की और धुलाई हो गई थी। डाउ जोन्स जो है वो 800 पॉइंट गिरा हुआ था। हालांकि सुबह को यूएस मार्केट थोड़ा सा ऊपर था, 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर था, लेकिन देखिए सेंटिमेंट बहुत ख़राब था। एनीवे रुपया लगातार टूट ही रहा है। हालांकि आरबीआई ने जो थोड़े नए निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने बैंक्स को अपने डॉलर पोजीशंस को कम से कम रखने को कहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा असर आया था, जिसके कारण एक बार के लिए सुबह को तो रुपया 94 के नीचे था अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अराउंड इट वाज 93.80, पर जैसे दिन आगे बढ़ा तो वही वापस 95 की ओर वापस दौड़ गया। तो इसका मतलब साफ है कि डॉलर डिमांड इज़ ह्यूज। रुपया को डंप किया जा रहा है बिकॉज एफआईआई सेलिंग चल ही रहा है। उसके अलावा और भी बहुत हो सकता है, बॉन्ड मार्केट में भी एफआईआई की सेलिंग चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ओवरऑल बॉन्ड भी, डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो उसके कारण देखिए रुपया कंटिन्यूस प्रेशर में है ही। जिसके कारण अगेन एफआईआई सेलिंग और एक्सेंचुएट हो जाता है, क्योंकि रुपया गिरने से उनके डॉलर टर्म्स में उनका वैल्यू गिर जाता है। वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। इंडियन मार्केट्स को तो एकदम चौतरफा मार झेलना ही पड़ रहा था, जिसके कारण देखिए गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास नीचे खुलेगा निफ्टी। देखा जाए तो प्री ओपनिंग भी वही इंडिकेट किया। इट सेटल्ड अराउंड 250 पॉइंट्स, जो कि वैसा ही हुआ। हालांकि और उसके बाद गिरा निफ्टी जो है, पर थोड़ा सा अगेन संभला। बुल्स ने फाइट करने की कोशिश की, पर उसके ऐसे देखा जाए तो 22,500 से अच्छा घूमा निफ्टी, पर वहाँ से 22,700 के आसपास गया, पर वहाँ पे फुस हो गया। एकदम साफ दिख रहा था कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। जहाँ मार्केट बाउंस करता है वहाँ पे बार बार सेलिंग प्रेशर आ जाता है, या बायर्स ही भाग जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सबको डर लगा रहता है ऊपर लेके फंस गए तो कोई बिकवाल आ गया। तो देखिए एफआईएस का तो स्लो पॉइजन सेलिंग चल ही रहा है। और उसके बाद देखें तो अगर आप चार्ट्स देखें तो एकदम साफ दिख रहा है, एकदम लगातार डिक्लाइन चल रहा है। इसका मतलब एफआईएस भी पूरा दिन स्लो पॉइजन सेलिंग किए चले जा रहे थे, एकदम धीरे धीरे करके। और ख़ास करके आज बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा वीकनेस था। सुबह को तो जो मेजर बैंक्स है लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सब गिर के ही खुले थे। और उसके अलावा कोटक बैंक में भी काफ़ी वीकनेस था। अब कोटक बैंक की तो अलग कहानी हो रखी है, वो भी कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक के साथ साथ वो भी लपेटे में आया हुआ है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट्स में कुछ झोल पाया था, लगभग 130 करोड़ का झोल मिला था। बोलते हैं 130 करोड़ के फंड्स तो मिसिंग ही है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि पूरा का पूरा, फिर अगर मिसिंग फंड्स है तो एक बार के लिए कोटक बैंक को तो पूरा का पूरा अपने शेयर होल्डर के अकाउंट से ही पैसे देने पड़ेंगे ना हरियाणा गवर्नमेंट को। तो अब बाद में कब कैसे कितना क्या रिकवर होता है वो तो बाद का बात देखा जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारे रुपए तो गबन हो चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं देखिए प्राइवेट बैंक्स के प्रति जो ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट्स का एक ट्रस्ट है वो तो धीरे धीरे बुरी तरह इरोड हो जाएगा। और आने वाले टाइम में देखिए बहुत मुश्किल से तो स्टेट गवर्नमेंट्स, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, वो बहुत मुश्किल से उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से तो बिजनेस लिया था। उसके कारण देखिए गवर्नमेंट बैंकिंग में उनकी पैड भी बनी। कहीं ना कहीं उन्होंने पीएसयू बैंक्स की मोनोपोली को तोड़ा बहुत हार्ड वर्क करके। पर अब ये सब कांड के कारण देखिए धीरे धीरे अब उनका ट्रस्ट डेफिसिट तो हो ही जाएगा, और आगे चल के एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट से तो काम मिलना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा काम देती ही नहीं है, बिकॉज उनके लिए तो एसबीआई बाबू खड़े ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो लोग हाफ आरबीआई बोलते हैं, इट इज़ हाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब वो इतना बड़ा एक स्टेट बैंक है, उसके अलावा इतने पीएसयू बैंक्स हैं, तो देखिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट बैंक्स। कहीं ना कहीं ये साफ इसके कारण देखिए से प्राइवेट बैंक्स में जो ये लगातार गिरावट आ रही है, ये कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट डेफिसिट का असर है।
ऊपर से इतने अनएथिकल अब काम करने पड़ते हैं इनके एम्प्लॉयज़ को। अब मैं एक इंसिडेंट ही बता दूँ, आज का ही इंसिडेंट है। HDFC बैंक में मेरे एक फ्रेंड बता रहे थे उनको डिपॉजिट करना था। अब 2 घंटा से टेलर ही नहीं है वहाँ पे, जो डिपॉजिट लेने वाला है वो है ही नहीं, ये बोल के कि आपका सिस्टम डाउन है। और 1 घंटे बाद गए फिर भी सिस्टम डाउन है, 4 घंटे बाद गए तो सिस्टम ही डाउन है। तो एक्चुअली अब पता चला कि हो सकता है सिस्टम तो रिपेयर हो गया था, एक बार के लिए डाउन हुआ था, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो डिपॉजिट लेने वाला है उसको कुछ और काम में लगा दिया गया। तो प्रॉब्लम ये है कि, और ऐसे भी अब प्राइवेट बैंक्स में बहुत कॉमन हो गया, इनके स्टाफ शॉर्टेज हैज़ बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो जिसके कारण देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब इनका जो कस्टमर को जो सर्व करने का जो क्वालिटी था वो अब दिन पर दिन गिरते चला जा रहा है। और आप कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक प्राइसेस में इसका साफ असर आ रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है। जहाँ तक देखिए ओवरऑल बैंकिंग की बात करें, और PSU बैंक्स भी आज काफ़ी गिरावट के प्रेशर में थे, उसका 2 बड़ा कारण है। एक तो देखिए PSU बैंक्स को तो जो गवर्नमेंट यील्ड जो बढ़ी है, अभी आप अगर गवर्नमेंट यील्ड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड्स इशू करती है वो लगभग आसपास 6.25 से लेकर 6.5 के आसपास, 6.5% के आसपास वो अभी बोरो कर रही थी, यानी 6.25 से लेकर 6.5% के आसपास इंटरेस्ट ब्याज दर देकर वो बोरो कर रही थी मार्केट से। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉन्ड के दाम गिर गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहा है। बॉन्ड के दाम गिरने के कारण अब प्रॉब्लम ये है कि वो 7% के आसपास आ गए। तो बॉन्ड के दाम गिरने से सीधे सीधे PSU बैंक्स को जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो होल्ड करते हैं उस पर नुकसान होने लगता है। वो नुकसान उनको कहीं ना कहीं अकाउंट करना ही पड़ता है। सो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में देखिए इनके प्रॉफिट्स पे असर आएगा ही नेगेटिव, पहले भी मैंने कहा था, और ये अब बहुत साफ होते चला जा रहा है। और डर ये है कि अभी और गहराते जाएगा। अभी तो 7% पे आया है जो GSEC का यील्ड्स है, और डर ये है कि 10 ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है ये 7.5% तक जा सकता है। सो इट विल बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का भी बोरोइंग जो खर्चा है वो बहुत बढ़ जाएगा। ब्याज दर, क्योंकि गवर्नमेंट हैवी बोरोइंग करती है, तो जब ब्याज दर का भी खर्चा बढ़ जाएगा इससे डेफिसिट और बढ़ जाएगा, इसके कारण गवर्नमेंट को और उधार लेना पड़ेगा। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है, अभी एकदम साफ दिख रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट का डर है। तो जिसके बॉन्ड के प्राइसेस अभी बहुत प्रेशर में रहेंगे, तो ये देखिए बैंक्स के लिए तो बहुत नेगेटिव है। उसके अलावा देखिए अब RBI, मुझे नहीं लगता है, जैसे पहले भी कहा था 2026 में, तो अब भूल ही जाओ, कोई रेट कट नहीं होने वाला है, उल्टे रेट बढ़ोतरी भी हो सकती है। हो सकता है बैंकों को अपने डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाने पड़ जाए, तो इसके कारण लोन रेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो अगर RBI हो सकता है रेपो रेट ना भी बढ़ाए, उसके बावजूद भी बैंकों पे प्रेशर आएगा अपने डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाने का। सो कहीं ना कहीं बैंकों के लिए बहुत नेगेटिव है। सो बैंक्स के लिए ये साल देखिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। आप ज़्यादा रिटर्न्स बैंक से तो मत ही एक्सपेक्ट कीजिए। सो हालांकि मैं अब डिस्क्लेमर दे दूं, मैं भी अपने पोर्टफोलियो में, फैमिली पोर्टफोलियो में काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स होल्ड करता हूं, पर यू हैव टू बी रियलिस्टिक। देखिए मार्केट पे किसी का जोर नहीं है, मार्केट जैसा इवॉल्व करता है आपको उसके साथ आपको समझौता करना पड़ता है, वही बात है। सो फिलहाल बैंक्स के लिए तो पिक्चर बहुत ही ख़राब है, और उसके कारण आप देखिए सुबह को जो बैंक्स गिरे वो गिरते ही चले गए। HDFC बैंक का जो स्टॉक है जो 750 रुपये के नीचे गया वो एकदम गिरते ही चला गया 740 के, फिर अल्टीमेटली नीचे चला गया। तो इस पर तो देखिए अभी बहुत प्रेशर है। आई विल नॉट बी सरप्राइज 700 के आसपास भी स्टॉक चला जाए तो। हालांकि 680 से लेके 700 के बीच इस स्टॉक में अच्छा सपोर्ट देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये वो लेवल है जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने 2 साल पहले एग्जिट किया था HDFC बैंक को, पर चूंकि अब ये भाव घूम फिर के 2 साल बाद वापस आ गया तो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। और आप देखें तो इसका दिन पर दिन अब प्राइस टू बुक वैल्यू भी अब सिकुड़ ही रहा है, 3 के तो नीचे आ ही चुका है, और बहुत अगर ऐसे ही गिरते चला गया तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये 2 के तो आसपास आ ही जाएगा। सो इट विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव। HDFC बैंक का देखिए ब्रांड वैल्यू तो है, उसके अलावा और भी जितने प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी फिलहाल प्रेशर में रहेंगे, पर उनका प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है रिलेटिवली। सो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो HDFC बैंक धीरे धीरे बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा आने वाले टाइम में। सो बाकी मेन मार्केट में आते हैं। देखिए मेन मार्केट में कई कुछ मेटल्स को अगर छोड़ दें तो मेन मार्केट से भी कोई सपोर्ट था नहीं। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स तो टूट ही रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हालांकि आज नहीं टूटा, नहीं तो फ्राइडे को तो बहुत अच्छी पिटाई हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो आज थोड़ा सांस ले रहा था।
मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो इनका जियो का आईपीओ आएगा उसका असर हो सकता है, यू डोंट नो। उसके अलावा आईपीएल को भी बहुत तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, अभी जो आईपीएल शुरू हुआ है वो भी एक असर हो सकता है। बट देखिए ये कितना दिन डिस्पाइट रहेगा बोलना बहुत मुश्किल है। मार्केट पे अगर लगातार प्रेशर रहेगा तो रिलायंस का स्टॉक भी देखिए प्रेशर में आएगा ही आएगा। और उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट थी आज, अभी ऑटो स्टॉक्स अभी और गिरावट आएगी मुझे जहाँ तक लगता है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक आज काफ़ी ज़ोर से टूटा और मुझे डर है अभी बहुत टूटेगा, क्योंकि ये डीजल हैवी स्टॉक है, ये तो ज़्यादातर डीजल कार ही बनाती है पैसेंजर। इवन अगर आप देखें तो उनका जो टाटा मोटर्स कमर्शियल भी है वो उनका भी डीजल पोर्टफोलियो तगड़ा ही है। हालांकि पेट्रोल अब ज़्यादा है बिकॉज अब डीजल का तो आप जानते हैं अभी यूरो नॉर्म्स लेटेस्ट जो आए हैं उसके कारण देखिए आने वाले टाइम में 5 साल में डीजल कार्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इनफैक्ट अभी इंडिया में भी अब धीरे धीरे हाइब्रिड कार्स की जो डिमांड है बहुत बढ़ जाएगी। सो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए देखिए अभी थोड़ा टफ टाइम रहेगा इसमें। लेकिन देखिए हुंडई इंडिया जो अभी लिस्टेड स्टॉक है इसको बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज इनका हाइब्रिड स्टॉक पोर्टफोलियो है और आने वाले टाइम में बहुत हाइब्रिड कार्स वो इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। सो ख्याल रखिए हाइब्रिड कार्स आर द फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक, ये एकदम दौड़ेगा। हाइब्रिड कार्स आर द फ्यूचर, इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट होता है। हाइब्रिड कार्स की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 50% के आसपास होती है। अगर आप पेट्रोल कार्स ले लें तो उनकी तो बहुत ही बेकार होती है, उनका जो एनर्जी एफिशिएंसी 15 से 20% ही होता है। मीन्स जितना का तेल जलाते हैं उससे जो एनर्जी निकलता है उसका 20% ही वो मैकेनिकल एक्चुअल आउटपुट में वो कन्वर्ट होता है। पर डीजल कार्स में इट इज़ मच बेटर, इट इज़ अराउंड 25 to 30%। इनफैक्ट बहुत सारे डीजल इंजन आ गए जो अब 40% तक एफिशिएंसी अचीव कर चुके हैं। सो डीजल कार्स के मामले में थिंग्स आर मच बेटर। बट अगेन आप जानते हैं डीजल कार्स पोल्यूशन बहुत करते हैं, तो उसके कारण देखिए अगेन दे विल ऑलवेज रिमेन वो सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस ही बने रहेंगे। सो ऐसे स्टॉक्स हुंडई इंडिया उनको बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। मारुति जैसे स्टॉक को थोड़ा प्रॉब्लम आई सकता है बिकॉज उनका अभी बहुत पेट्रोल हेवी है पोर्टफोलियो, पर आने वाले टाइम में उनको भी इलेक्ट्रिक में बहुत ज़ोर शोर से जाना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था ये जो स्टॉक है 12,000 के पास तो आ ही चुका है। ये स्टॉक बहुत धड़ल्ले से 10,000 की ओर बढ़ रहा है, मुझे गिरता हुआ दिख रहा है और 10,000 के नीचे भी चला जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। हालांकि 8 से 9,000 के लेवल्स में ये स्टॉक को मैसिव सपोर्ट मिल सकता है बिकॉज ये ऐसा लेवल था जहाँ पे ये बार बार स्टॉक घूमा था। मैं बता दूँ अगर कोविड के पहले देखें तो मारुति का स्टॉक जब 8,000 के ऊपर चला था तो बार बार 8,000 से घूम के ये कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार नीचे 6,000 के लेवल्स के आसपास टिक जाता था। फिर जब कोविड के बाद से धीरे धीरे वापस स्टॉक चलना शुरू किया, जो 8,000 के ऊपर चला तो एकदम डबल होके ही माना, तब 17,000 के ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक अचीव किए। पर जब ये स्टॉक 50% तक अपने ऑल टाइम हाई से गिर जाएगा तो इसको देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। देखिए मारुति कुछ भी हो उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है और वो ब्रांड वैल्यू बोल के ही बहुत सारे लोग जो है वो शेयर्स लेते ही जाएंगे। मैं ऐसे कई लोग को इनडायरेक्टली मुझे पता चला मार्केट, क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ। सो जो मारुति स्टॉक में आज भी SIP बाइंग करते हैं, यानी हर महीना 20 शेयर 50 शेयर कुछ ना कुछ SIP मारुति स्टॉक लेते ही रहते हैं, क्योंकि उनको इस स्टॉक पे इतना भरोसा है। एक तो स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा देता है। मैं देखिए स्टॉक की कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ पर एक मार्केट रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि डिविडेंड ठीक ठाक दे देता है। फॉरेन कंपनी है, इनको 2% के आसपास डिविडेंड डील देना ही पड़ता है। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा वो डिविडेंड में बांट देते हैं। और उसके अलावा कहीं ना कहीं देखिए सेल्स आज भी एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिया का एक ग्रोइंग कार मार्केट है तो उसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज इनको मिलता ही है। तो ये ऐसे स्टॉक्स जब बहुत तगड़ा करेक्ट कर जाते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाते हैं इनमें। तो ये तो मारुति की कहानी है। अभी थोड़ा इसमें और करेक्शन का डर तो देखिए है, पर फिलहाल जब वैल्यू आ जाएगा तो बहुत अच्छा वैल्यू बनेगा इसमें। और उसके अलावा बाकी मार्केट में ज़्यादा कुछ सपोर्ट था नहीं। FMCG में भी देखिए लगातार प्रेशर चल ही रहा है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं गिर रहा है पर तो भी FMCG स्टॉक्स प्रेशर में दिख रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स भी सरप्राइजिंगली प्रेशर में है, जो कि नॉर्मली नहीं रहता है, पर मुझे लगता है प्रेशर में रहेंगे पर कोई मेजर डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो मिड साइज फार्मा कंपनीज, जो इमर्जिंग फार्मा कंपनीज है, दे आर डूइंग मच बेटर। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी जो मैच्योर हो गए हैं वो भी देख रहे हैं कि जो
ऑलरेडी फार्मा कंपनीज जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, ये तो ऑलरेडी बढ़े हुए, अब इनके लिए बहुत ज़्यादा अपसाइड भी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दे आर मूविंग इनटू न्यूली इमर्जिंग फार्मा कंपनीज। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट दिख रहा है। सो न्यूली, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ आपका, इसमें जो रिसेंटली लिस्टेड बहुत सारे फार्मा कंपनीज़ हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। सो यही सब है, अभी फार्मा से भी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। और उसके हाँ, खाली मेटल्स में थोड़ा सा रेस्पाइट था आज, क्योंकि हिंडाल्को बढ़ा हुआ था। अब हिंडाल्को क्यों बढ़ा हुआ था मैं बता दूं, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो कई सारे एल्युमिनियम फैक्ट्रीज़ हैं, खास करके जैसे बहरीन में, सऊदी अरब में, यूएई में भी कहीं पे आपके काफ़ी अटैक्स हुए, वहाँ पे ईरानियन ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जिसके कारण ये सब प्लांट्स शायद अभी ऑफलाइन हो गए हैं। और बोलते हैं कि 3 से 6 महीना तक हो सकते हैं प्लांट्स बंद रहेंगे, या इनके जो प्रोडक्शन है काफ़ी नीचे रहेगा। तो इसका देखिए सीधा सीधा फ़ायदा तो हिंडाल्को को मिलेगा ही, इनडायरेक्ट फ़ायदा, बट अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। हालांकि स्टॉक जो है कहीं ना कहीं 900 रुपये के ऊपर चल नहीं पा रहा है, और मुझे लग रहा है स्टॉक बार बार अगर 900 के ऊपर नहीं चल पाता है तो फिर ये स्टॉक भी थोड़ा सा एक डाउनसाइड प्रेशर दिखाएगा। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये स्टॉक भी 800 के आसपास आ जाए। तो अभी 890 के आसपास ट्रेड कर रहा था आज, पर कहीं ना कहीं 900 के ऊपर ये स्टॉक नहीं चल पा रहा है। हो सकता है इस पर भी करेक्शन प्रेशर इवेंचुअली आ ही जाएगा। सो यही था मार्केट का अभी जो सिनेरियो। आज जो निफ्टी की जो है वो एकदम 22,500 को चीरते हुए नीचे चला गया। सो मुझे नहीं लग रहा बाद, देखिए अभी फ़िलहाल तो गिफ्ट निफ्टी बोलने को तो ऊपर है, 100 पॉइंट्स ऊपर है, पर नॉर्मली ये सब तेज़ी ज़्यादा टिकती नहीं है। अमेरिकी बाज़ार 400 पॉइंट्स ऊपर है, बट देखिए उसके बेसिस पे कितना ज़्यादा बढ़ पाता है, क्योंकि आज एफआई सेलिंग बहुत एकदम, आज का एफआई सेलिंग को तो मैसिव ही बोलेंगे। 11,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा उन्होंने। हालांकि डीआईएस ने भी बहुत अग्रेसिव बाइंग किया है, 15,000 करोड़ का माल ऑलमोस्ट लिया है, क्योंकि उनको एफआईएस का भी माल लेना पड़ा, उसके अलावा जो पैनिक रिटेल है, एचएनआई है, उनका भी माल उठाना पड़ा होगा, तो उनको लेना पड़ा। पर प्रॉब्लम ये है कि उनके लेने से देखिए डाउनसाइड को थोड़ा सा रोक सकते हैं, पर डाउनसाइड रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। डाउनसाइड रिस्क कभी भी है बाज़ार में। मैंने कहा 22,000 के लेवल्स तो कभी भी ब्रीच हो ही सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये वीक में ही ब्रीच हो जाए तो। और ये महीना इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर ये महीना ही 21,000 के लेवल्स आ जाए। मुझे नहीं लगता है जो मई का जो लो था, माने पिछले अप्रैल का जो लो था, यानी 21,700 के आसपास का जो लो था, वो टिक पाएगा कि नहीं, इट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। हालांकि एक इसमें काउंटर ये है कि अभी आज ट्रम्प बाबू ने एक मेजर ट्वीट किया है। उन्होंने अब ईरान को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया डील तुम्हारे सामने है। उन्होंने कई सारे टर्म्स रखे। अब उनका ये कहना है कि अभी जो ईरान में नई रेजीम आई है वो थोड़ा सा वो कम रिजिड है। पहली वाली जो रेजीम थी वो झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अभी वाली जो रेजीम है, जो नए आयतुल्ला आए हैं, और उसके अलावा अभी जो नेता है वहाँ के, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। तो अगर वो उन्होंने बोल दिया कि भैया चुपचाप मान जाओ, अगर अब नहीं मानते हो तो फिर हम बहुत कड़े कदम उठाएंगे। अब वो कड़े कदम क्या है, उन्होंने बोल दिया है कि आपके जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, यानी ईरान क्या है कि वो ज़्यादातर तो पहाड़ है, तो बेसिकली क्या करते हैं, सी वाटर को डिसैलिनेट करके अपने पीने के पानी का काम चलाता है, तो वो उसको अटैक कर देंगे। उसके अलावा उनके जो ऑयल फील्ड्स में मेजर ऑयल फील्ड्स है, और उसके अलावा जो रिफाइनरीज है उनको भी बॉम्ब कर देंगे। तो और उसके अलावा ईरान के पावर प्लांट्स को भी बॉम्ब कर देंगे। तो ईरान का पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको एकदम तहस महस कर देंगे। तो उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया अब ले लो, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो धमकी है, ये गिदड़ धमकी नहीं है ट्रम्प बाबू की। ही इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि देखिए अमेरिका भी अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है। उनको लगा था ये कुछ ही दिन में ये वॉर जो है वो सलट जाएगा, पर अब 1 महीना से ऊपर हो चुका है। वॉर अभी तक सलटने का नाम नहीं ले रहा है, चलते ही जा रहा है। इजराइल को भी बहुत मार सहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका भी चाहता है कि जल्द से जल्द निकल ले। अगर नहीं होता है तो वो उनके आइलैंड्स कब्जा लेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा के ही मानेंगे। तो बट इससे क्या देखिए डैमेज बहुत होगा। ईरान उसके अलावा और क्या डैमेज करेगा, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इतना ज़्यादा अगर ऑयल मार्केट को डैमेज हो जाता है, देखिए ईरान कुछ नहीं करके भी 4 मिलियन बैरल्स करीब डेली का प्रोडक्शन करता है तेल का। अब ट्रम्प बाबू ये बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे उनके जो ऑयल रिग्स हैं सबको उड़ा देंगे। तो देखिए 4 मिलियन बैरल्स विल कम्प्लीटली गो डार्क
ये ऑयल मार्केट के लिए बहुत ख़राब है। उसके अलावा रशिया के भी ऑयल जितने ऑयल रिग्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज पे यूक्रेन कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहे हैं, वहाँ से भी प्रोडक्शन की कमी हो सकती है। तो देखिए वर्ल्ड ऑयल मार्केट के लिए बहुत ख़राब है। इससे कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल पे और ज़्यादा प्रेशर आएगा बढ़ने का। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इसके कारण ब्रेंट क्रूड जो है वो $150 तक चला जाए आराम से। $150 अगर ब्रेंट क्रूड जाता है तो भारत के लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। भारत का इकोनॉमी ये सहन नहीं पाएगा। इससे तो देखिए मार्केट को और टूटना ही पड़ेगा, फिर तो कोई चारा ही नहीं बचेगा। पर हम फिर भी आशा करते हैं कि ऐसा ना हो। लेट्स होप कि 2-3 दिन में कुछ पीस डील हो जाए। अगर ऐसा होता है तो देखिए मार्केट को बहुत बड़ा रिस्पाइट मिलेगा। जब ऐसा होता है तो निफ्टी में आप 1000 पॉइंट्स की रैली तो एनी टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार के लिए हो सकता है रैली ठंडा पड़ जाएगा, पर अगर हो सकता है इसके कारण अगर एफआईआई सेलिंग नहीं आती है तो फिर देखिए निफ्टी जो है वो रिकवर करते चला जाएगा। तो रिकवर करते जाएगा तो फिर 23,000-24,000 के लेवल्स तक भी आ सकते हैं। बट एक बार अगर प्रॉपर पीस डील हो जाती है, सीज फायर का तो देखिए अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सीज फायर दोनों ही तरफ से वायलेट हो रहा है। तो सीज फायर का तो कोई मतलब नहीं है। दी ओनली वे आउट इज़ पीस डील फिलहाल के लिए। तो लेट्स होप अगर वहाँ से 2-3 दिन में कुछ निकल के आ जाता है, क्योंकि कल तो भारतीय बाजार बंद है। तो अगर कल को कुछ निकल के आ जाता है तो फिर देखिए जो वेडनेसडे को तो मेजर गैप अप ओपनिंग हो सकता है। अगर वेडनेसडे को कुछ निकल के आता है तो देखिए बाजार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर तब तक तो देखिए एफआईआईज बेचते रहेंगे और मार्केट का डैमेज तो होते रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स होप कि कहीं ना कहीं कुछ पीस डील हो जाए। देखिए ईरान भी बहुत मार खा चुका है, बहुत मार सह चुका है। हालांकि हम जानते हैं कि उसकी मार सहने की कैपेबिलिटी बहुत है, पर देखिए लेट्स होप दैट दे डोंट टेस्ट द लिमिट्स ऑल्सो। तो लेट्स सी कोई ना कोई पीस निकल जाए, पीस डील हो जाए फाइनली। सो यही है बस आज का जो लेखा जोखा है। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। और या आपको कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर जानना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ अगेन कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, 1-on-1 सेशंस चाहिए हो कुछ जानने के लिए, तो अगेन वी आर ऑलवेज ओपन for interaction. We are always open for your suggestions and comments. So आज के लिए थैंक यू।